जय हिंद। मैं लेके आया हूँ आपके लिए इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट वीडियो, जो कि आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इस चैप्टर में अपन बात करेंगे कि कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करता है। इसका मतलब ये है कि आपके ये जो चैप्टर है वो एग्जाम में जो होने वाला है वो 13 मार्क्स का होने वाला है। आपके ये जो माइक्रो का जो चैप्टर है वो 13 नंबर के आसपास आने वाला है एग्जाम में। इस चैप्टर में से आपके एमसीक्यू भी आते हैं, आपका वन लाइनर भी आता है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी आता है और इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत से बच्चों को इस चैप्टर में दिक्कत भी होती है। तो आप लोग आराम से इस वीडियो को देखें, आपको आराम से हर एक चीज समझ में आने वाली है। सबसे पहले जो चीज है इस चैप्टर में सबसे पहली जो चीज है, सिंपल सी चीज है, एक नाम है कंजप्शन बंडल। कंजप्शन बंडल क्या होता है? देखो पहली बात तो ये समझो कि बंडल क्या चीज है। बंडल का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज। एक ऐसा सेट होता है जिसमें 2 गुड्स होते हैं। मान लो मैंने यहां पे एक तो लिखा एप्पल और दूसरा लिखा मैंने मैंगो, तो ये 2 कमोडिटीज का एक सेट बन गया, एक बंडल बन गया। इसकी मान लो इसमें क्वांटिटीज है 10 और इसकी क्वांटिटीज है इसमें 9। तो मैं बोलूंगा कि मुझे एक मेरा बंडल मिल गया। तो ये बंडल जो होता है 2 कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन का एक सेट होता है। तो अब बोल रहा है कंजप्शन बंडल क्या है? कंजप्शन बंडल का मतलब है कंज्यूमर के लिए जो बंडल अवेलेबल है, जिसको कंज्यूम कर पा सकता है। इसमें लिखा हुआ है एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच अवेलेबल फॉर द कंज्यूमर नॉन एज कंजप्शन बंडल। कोई भी 2 गुड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन, कितने गुड्स का? 2 गुड्स का, जो कंज्यूमर के लिए अवेलेबल है। उन 2 गुड्स में कंजप्शन बंडल में 2 जो गुड्स होते हैं उसकी क्वांटिटीज भी होती है। तो मैंने 2 गुड्स कौन से लिए यहाँ पे? एप्पल और मैंगो। इसकी क्वांटिटी लिया, तो ये कंज्यूमर के लिए जो सेट अवेलेबल है उसको मैं क्या बोल दूंगा? कंजप्शन बंडल। इसका आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जा सकता है। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स अवेलेबल फॉर द कंज्यूमर इज नॉन एज कंज्यूमर या कंजप्शन बंडल। सिंपल सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट अपन देखते हैं बजट सेट या फिर कंज्यूमर्स बजट क्या होता है। देखो बजट सेट बोल दो चाहे कंज्यूमर्स बजट बोल दो, बात एक ही है। बजट सेट क्या बोल रहे हैं? ये रहा बजट सेट, सिंपल सा ही है, कोई ज्यादा दिक्कत वाला मामला नहीं है, आराम से समझेंगे। बजट सेट बोल दो या फिर कंज्यूमर्स बजट बोल दो। देखो बजट जो वर्ड है, बजट वर्ड अपने आप में 2 चीजों से मिलकर बना होता है। बजट जो वर्ड है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। 2 चीजें कौन कौन सी है? इसमें से एक तो है आपका प्राइस, एक तो है इसमें प्राइस, और एक होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। प्राइस किस चीज की होगी? आपने बजट सेट में कंजप्शन बंडल में 2 गुड्स लिए थे, तो प्राइसेज भी जो होगी वो 2 गुड्स की प्राइस होगी, गुड 1 की प्राइस और गुड 2 की प्राइस। सीधी सी बात है। जब मुझे दोनों गुड्स की प्राइस पता हो और मुझे मेरी इनकम पता हो, तो मैं जो सेट या जो बंडल परचेज कर पाऊंगा उसको मैं क्या बोल दूंगा? मेरा बजट सेट बोल दूंगा या कंज्यूमर से बजट बोल दूंगा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, बहुत ही आसान सी बात है। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर दैट ही कैन परचेज। कंज्यूमर के लिए जो बंडल अवेलेबल है जिसको वो खरीद सकता है, किस चीज के साथ में? विद हिज गिवन इनकम, देखो ये रहा इनकम, एंड प्राइसेज ऑफ बोथ कमोडिटी। दोनों गुड्स की प्राइस के साथ जिसको परचेज कर सकता है और इनकम के साथ परचेज कर सकता है, उस चीज को मैं क्या बोल दूंगा? नॉन एज बजट सेट।
तो आपसे पूछा जाएगा कि कंज्यूमर का जो बजट सेट है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। एक तो कंज्यूमर की इनकम पे डिपेंड करेगा और एक दोनों गुड्स की प्राइस पे डिपेंड करेगा, प्राइसेज ऑफ बोथ कमोडिटी। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। तो आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है इस बात से रिलेटेड कि बजट सेट जो होता है वो किस चीज से अफेक्ट हो सकता है, प्राइसेज ऑफ बोथ कमोडिटी, प्राइस 1, प्राइस 2 और इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इससे भी क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। एक तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। फिर इक्वेशन ऑफ बजट सेट, इक्वेशन ऑफ बजट सेट 2025 में एमसीक्यू आया है भैया, 2025 में ही एमसीक्यू आया हुआ बजट सेट का इक्वेशन। उससे पहले भी इक्वेशन पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला इक्वेशन। इक्वेशन क्या है उसकी अपन बात करते हैं। देखो इसके इक्वेशन की अपन बात कर लेते हैं। बजट सेट का जो इक्वेशन है उसकी अपन बात करते हैं, बहुत ही आसान सा है। मुझे ये पता है कि मुझे 2 गुड्स का क्या करना है, कंजप्शन करना। मुझे 2 गुड्स परचेज करने हैं। 2 गुड्स अगर परचेज करने हैं तो मैं 2 गुड्स को परचेज करूंगा तो एक गुड मेरे लिए X1 होगा और दूसरा जो गुड्स होगा वो मेरे लिए क्या होगा, X2 होगा। मान लो एक तो मेरे पास में एप्पल है और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो मैंगो है, जिसको मैंने X1 बोला है और इसको X2 बोला है। तो मुझे अगर X1 प्रोडक्ट परचेज करना है जिसका मैं नाम रखा था मैंने एप्पल, मान लो मैं इसको एप्पल बोल देता हूं, और ये X2 मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में है मैंगो। अब मुझे अगर एप्पल परचेज करनी है तो मुझे मार्केट में एप्पल की प्राइस पता होनी चाहिए। तो एप्पल को मैंने X1 बोला है तो एप्पल की प्राइस को क्या मैं P1 बोल सकता हूं, एप्पल की प्राइस को मैं P1 बोल सकता हूं, और मैंगो की जो प्राइस है उसको मैं क्या बोल सकता हूं, P2। अब मुझे बोलेगा बताओ एप्पल पे होने वाला एक्सपेंडिचर कितना है, तो X1 P1 के इक्वल मैंने किस पे एक्सपेंडिचर कर दिया, एप्पल पे। इसका मतलब ये एक्सपेंडिचर किसका है, एप्पल का एक्सपेंडिचर है। तो मैंगो का एक्सपेंडिचर कितना है, X2 P2 के इक्वल, ये किसका है, मैंगो का। कोई दिक्कत थोड़ी है, बताओ किसी को, नॉर्मल सी बात है। सर कैसे खर्चा कैसे निकाला, X1 की क्वांटिटी निकाली होगी आपने। मान लो मैंने 10 एप्पल परचेज करी और एप्पल की जो प्राइस थी वो 5 रुपीज थी, तो होने वाला एप्पल का एक्सपेंडिचर मेरा कितना हो गया, 50 रुपीज एप्पल का एक्सपेंडिचर हो गया। फिर मैंने बोला, फिर मैंने X2 मैंगो की कुछ क्वांटिटी खरीदी, मान लो मैंने मैंगो परचेज किए 5 और मैंगो की जो प्राइस है मार्केट में वो है मान लो 10 रुपीज, तो होने वाला एक्सपेंडिचर मैंगो पे कितना है, 50। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, आराम से समझ में आने वाली बात है। तो मैंने टोटल एक्सपेंडिचर कितना कर दिया दोनों गुड्स पे, तो मैं क्या कर दूंगा, एक्सपेंडिचर ऑन एप्पल, एक्सपेंडिचर ऑन मैंगो, उन दोनों को टोटल कर दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर कितने के इक्वल हुआ, 100 रुपीज के इक्वल हुआ। अब ये तो मुझे प्राइस पता थी इसलिए, लेकिन मुझे मेरी इनकम भी तो पता होनी चाहिए ना, तभी तो मैं ये खर्चा कर पाऊंगा। मान लो कंज्यूमर की इनकम, जिसको मैं एम से शो कर रहा हूं, कंज्यूमर की इनकम है 100 रुपीज, तो क्या कंज्यूमर अपनी 100 रुपीज की इनकम में दोनों गुड्स को परचेज कर सकता है, बिल्कुल आराम से कर सकता है। कंज्यूमर अपनी इनकम के इक्वल या इनकम से कम एक्सपेंडिचर कर सकता है, कभी भी इनकम से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता। तो कंज्यूमर का होने वाला एक्सपेंडिचर यहां पे क्या हुआ, एक्सपेंडिचर इक्वल इनकम। ये तो हुआ मेरा बजट लाइन, बजट लाइन का, आगे बजट लाइन पढ़ाऊंगा। तो अब मुझे बजट सेट, इसका मतलब मान लो अगर मैं बात करूं यहां पे मेरा जो होने वाला एक्सपेंडिचर है, क्या वो इनकम से कम भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं यहां पे इनकम को 100 की जगह इनकम को मान लो मैं 150 कर दूं, तो मेरा होने वाला एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, लेस। किससे लेस हो जाएगा, इनकम से। दो सिचुएशन बन गई है, दो सिचुएशन बन गई है, या तो होने वाला एक्सपेंडिचर इनकम के इक्वल हो सकता है या होने वाला एक्सपेंडिचर इनकम से कम हो सकता है। तो इसका मतलब बजट सेट का जो इक्वेशन बनेगा, बजट सेट का इक्वेशन क्या बनेगा, X1 P1 प्लस X2 P2 लेस देन इक्वल M। या तो
कम हो सकता है या इक्वल हो सकता है। ये दोनों बातें आपको समझ में आ रही है क्या? अगर एग्जाम में आपको बजट सेट का इक्वेशन पूछ रहा है ना, तो ध्यान रखना आप लोग लेस और इक्वल दोनों लगेगा। ये तो लेस देन है, ये इक्वल है। इधर वाली साइड जो होती है वो कम है इधर वाली साइड से। मैंने देखा बच्चों को इस साइन में दिक्कत आती है, सर ये क्या है, लेस देन, यही ग्रेटर देन बन जाता है। ये वाला जो एरिया ना, ये जो बताता है, ये बताता है भैया ये साइड छोटी है और ये जो वाली साइड है वो बड़ी साइड है, ये बताना चाह रहे हैं। तो आप लोगों को इसका समझना है, ठीक है ना। तो अभी आपको ये जो इक्वेशन है, अब जो नोट्स में लिखा हुआ है उसको एकदम क्लियरली समझ लेते हैं। मैंने समझा दिया आपको, अब आपको आराम आराम से समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोलना चाह रहा है ये। बजट सेट का इक्वेशन क्या है? x1 p1 प्लस x2 p2 लेस देन इज इक्वल टू m। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बजट सेट का इक्वेशन क्या है, तो बजट सेट का इक्वेशन ये है। अब नेक्स्ट, x1 का मतलब क्या है, बताया था मैंने, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी फर्स्ट। कमोडिटी फर्स्ट अपने पास में क्या था एग्जांपल में, एप्पल, तो एप्पल की क्वांटिटी। p1 का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी फर्स्ट, मतलब एप्पल की प्राइस, अपन ने बता दिया। x2 का मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सेकंड, और p2 का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ क्वांटिटी सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? फिर है m का मतलब क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, इनकम या कंज्यूमर का बजट भी बोला जा सकता है। कोई दिक्कत है क्या किसी को, बताओ। यह हो गया। अब बोल रहा है बजट सेट अगर मुझे मिल गया, बजट सेट अगर मुझे मिल गया, तो बजट सेट से मैं निकालूंगा बजट लाइन, जो कि कंज्यूमर की लाइन होती है, कंजप्शन लाइन, कि कंज्यूमर उस लाइन के बेस पे कितना एक्सपेंडिचर कर पाता है, वो लाइन बताती है मुझे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बजट लाइन। बजट लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन को देखो प्राइस लाइन भी बोला हुआ है। बजट लाइन को क्या बोल सकते हैं, प्राइस लाइन ऑफ द कंज्यूमर भी बोल सकते हैं, या फिर कंजप्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या बोल रहा है, बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन या फिर कंजप्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ध्यान से सुनना भैया, नया नाम है कंजप्शन पॉसिबिलिटी कर्व। किसको बोलते हैं? बजट लाइन को ही बोलते हैं। अब बजट लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बजट सेट के बेस पे बनाता हूं मैं इसको। मेरी बजट को शो करने वाली जो लाइन होती है वो बजट लाइन होती है। सर इसको प्राइस लाइन क्यों बोलते हैं? प्राइस लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने इसको दो गुड्स की प्राइस के बेस पे तैयार किया था, P1 और P2, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राइस लाइन भी बोलते हैं। तो कंजप्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्यों बोलते हैं? ये लाइन आपको बताती है कि कंज्यूमर मैक्सिमम कितना जो कंजप्शन है वो कर पाता है, उसको बोलते हैं कंजप्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो सबसे पहले सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, जो नोट्स में दे रखी है, पहले वो डेफिनेशन अपन पढ़ लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट इज नॉन एज बजट लाइन। अगर आपसे बहुत ही सिंपल सी एक नंबर की डेफिनेशन पूछी जाए, तो आप एक नंबर में सीधा सीधा कर सकते हो कि भैया जो भी आपने बजट सेट का अभी इक्वेशन बनाया, बजट सेट की डेफिनेशन बनाई, बजट सेट का ग्राफिकल या डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप कर रहे हो ना, तो उसको क्या बोल दोगे आप लोग, बजट लाइन बोल दोगे। सर बजट सेट का मतलब, बजट सेट की मतलब अभी अपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि भैया बजट सेट क्या है, कोई भी दो गुड्स का कॉम्बिनेशन जिसको कंज्यूमर अपनी इनकम और दोनों गुड्स की प्राइस के साथ में परचेज कर सकता है। उस सिचुएशन को आप जिस लाइन से शो करते हो ना, उसको क्या बोलते हैं, बजट लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो बजट लाइन की सिंपल सी डेफिनेशन ये तो हो गई। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो, या फिल इन द ब्लैंक्स अगर इसका आता है तो बता सकते हो। इन अदर वर्ड्स में और बोला हुआ है, बजट लाइन इज ए लाइन, एक लाइन है विच शोज द, क्या शो करती है, द ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन शो करती है, विच कैन बी परचेज्ड विद कंज्यूमर्स इनकम एंड प्राइसेज ऑफ बोथ कमोडिटी, जिसको कंज्यूमर की इनकम और दोनों गुड्स की प्राइस के साथ में परचेज किया जाता है। इस सिचुएशन को जिस लाइन से शो कर दिया जाता है, उस लाइन को क्या बोल दूंगा मैं, बजट लाइन बोल दूंगा। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान आसान सी डेफिनेशन है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो बजट लाइन की डेफिनेशन मेरे हिसाब से आप लोगों को आराम से समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट बात और क्या बोलना है इंपॉर्टेंट, देखो क्या बोल रहा है,
ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, या ये भी बोल सकते हो दो गुड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन विच प्रोवाइड्स। आपने अभी तक नोट किया होगा, अभी तक हर जगह अपन क्या कर रहे हैं, दो गुड्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखो दो गुड्स क्यों रहते हैं, इकोनॉमिक्स में आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे ना, ये इकोनॉमिक्स की जनरल एजम्पशन है कि दो गुड्स की बात करेगा। कभी भी आप प्रोडक्शन की बात करोगे तो टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं। ये क्या होता है, आसानी रहती है ना, तो ये आपको आसानी रहती है, इस वजह से एजम्पशन ली जाती है टू गुड्स की, इसलिए समझाने के लिए टू गुड्स इसमें लिया जाता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच प्रोवाइड्स सेम एक्सपेंसेज लेवल एट एवरी पॉइंट। ऐसी लाइन को भी बजट लाइन बोला जाता है जिसके हर एक पॉइंट पर होने वाला एक्सपेंडिचर जो होता है वो इक्वल होता है, उस लाइन के ऊपर जो होने वाला एक्सपेंडिचर है वो इक्वल होता है। अभी डायग्राम समझाऊंगा, देखो डायग्राम बहुत आसान सा है इसका। इट मीन्स द कॉस्ट ऑफ ईच कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मतलब उस लाइन पे होने वाला जो एक्सपेंडिचर है कंज्यूमर की इनकम के बराबर होता है, उसको मैं क्या बोल दूंगा, मेरा जो है बजट लाइन बोल दूंगा। अब इसके लिए एक इंडेक्स बना रखिए, बजट लाइन से रिलेटेड इंडेक्स है, तो बजट लाइन की इंडेक्स है वो अपन को ध्यान रखनी है, देखो। और इसी से डायग्राम बना रखा है, फिर थोड़ा सा मैं इसको ये कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अपन थोड़ा सा इसका छोटा कर लेते हैं ताकि ये डायग्राम वगैरह एक साथ दिख जाए, ठीक है। यहाँ से अपन थोड़ा सा इसको ये अब देखते हैं भैया। मैंने क्या बोला, कोई भी कॉम्बिनेशन, मैंने कॉम्बिनेशन चाहे ए बी सी डी ई, ये मेरा कॉम्बिनेशन है, और दो मेरे पास में गुड्स है एप्पल और मैंगो। एक एप्पल की जो प्राइस है वो 1 रुपीज है और मैंगो की जो प्राइस है वो 0.5 रुपीज है, मतलब 50 पैसे बोलना चाह रहे हैं। अगर और कंज्यूमर की जो इनकम है वो कितनी है, 4 रुपए। सर 4 रुपए, अरे भैया एग्जाम्पल के लिए 4 रुपए, अपन को अपना एग्जाम्पल टॉपिक समझना है। 4 रुपए में क्या ही होता है, उससे क्या ही लेना देना है। अगर कंज्यूमर अपनी एंटायर इनकम एप्पल के परचेज पे स्पेंड करता है तो वो एप्पल की मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी परचेज कर पाएगा, 4 क्वांटिटी। क्यों, एक एप्पल कितने रुपए की है, 1 रुपए की। तो बताओ मैंगो कितने परचेज करेगा, 0। होने वाला एक्सपेंसेज का लेवल कितना है, 4 रुपीज। फिर वो सेकेंड कॉम्बिनेशन लेता है, वो देखता है यार कि मैं एक एप्पल रिड्यूस कर देता हूं और कुछ मैंगो की क्वांटिटी परचेज करता हूं। तो उसने क्या किया, एक मैंगो का रिडक्शन, एक एप्पल का रिडक्शन करके मैंगो की 2 क्वांटिटी परचेज कर ली, क्योंकि 1 रुपए का रिडक्शन किया था। 1 रुपए में कितने आ सकते हैं, 2। फिर ऐसे करते करते इधर से फिर माइनस किया, इधर प्लस किया, इधर फिर माइनस किया, इधर फिर प्लस किया। एक टाइम ऐसा आएगा वो अपनी इंटायर जो इनकम है वो मैंगो के परचेज पे लगाएगा, तो मैंगो की मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकता है, 8 क्वांटिटी परचेज कर सकता है, और एप्पल की कितनी क्वांटिटी हो जाएगी, 0। फिर भी आपने हर ऑप्शन में देखा होने वाला एक्सपेंडिचर क्या है, 4 रुपीज है। इसका मतलब अगर इसकी ए डायग्राम बनाऊं, ये डायग्राम मैं इधर शो करूं, तो इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। ये मान लो इधर है मैंगो और इधर है एप्पल। तो मैंगो की क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो किसकी क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है, एप्पल की क्वांटिटी रिड्यूस करनी पड़ रही है। तो जाके इसका जो डायग्राम बनेगा ये बनेगा। ये किसका डायग्राम बना है, बजट लाइन का। आपसे पूछा जाएगा बजट लाइन का स्लोप जो होता है वो कैसा होता है, बजट लाइन का स्लोप होता है नेगेटिव स्लोप, लेफ्ट टू राइट, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बजट लाइन के इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है या स्लोप का जो फॉर्मूला होता है, बजट लाइन के स्लोप का फॉर्मूला बताओ। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अभी आपके हाफ ईयरली में पूछा गया था। तो इधर तो क्या है, प्राइस ऑफ मैंगो, और इधर क्या है, प्राइस ऑफ एप्पल। तो दोनों गुड्स की जो प्राइस का रेशियो होता है, उस दोनों गुड्स की प्राइस के रेशियो को अपन क्या बोल देंगे, अपन क्या बोल देंगे इसको, बजट लाइन का स्लोप का इक्वेशन या फॉर्मूला बोल देंगे। ठीक है, देखते हैं, देखो इसमें क्या दे रखा है, अपन अभी नोट्स की ओर बात कर लेते हैं। ये डायग्राम जो मैंने अभी बनाया था वो ये देख लो भैया। अब डायग्राम का एक्सप्लेनेशन दे रखा है। डायग्राम का एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है, देखो
ये डायग्राम है, मैं यही डायग्राम यहाँ रखता हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। इफ द कंज्यूमर स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन कंजप्शन ऑफ मैंगो, अगर मैंगो पे लगाता है तो मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी ले सकता है? 8 क्वांटिटी ले सकता है। अपनी जो इंडेक्स थी उसमें 8 क्वांटिटी का था, ये रहा। और बोल रहा है इफ कंज्यूमर स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन द कंजप्शन ऑफ एप्पल, अगर वो एप्पल के कंजप्शन पे अपनी इनकम पूरी लगाता है तो मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी परचेज कर पाता है? 4 क्वांटिटीज। देन ही परचेज्ड 4 क्वांटिटीज ऑफ एप्पल। अब इस चीज को अपन क्या बोल देंगे? इस चीज को अपन क्या बोल देंगे? बजट लाइन बोल देंगे। तो बजट लाइन पढ़ाने का मतलब क्या था? बजट लाइन का डायग्राम अपन क्यों पढ़ रहे हैं कि बजट लाइन की जो डेफिनेशन थी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच प्रोवाइड द सेम एक्सपेंसेज लेवल एट एवरी पॉइंट, कि भैया इस लाइन के कोई भी पॉइंट पे चले जाओ, ये लाइन मुझे बताती है कि मेरे 4 रुपए का होने वाला एक्सपेंसेज हर पॉइंट पे सेम है। तो इसका मतलब बजट लाइन का अगर इक्वेशन पूछे, अब मैं आपसे पूछूं बजट लाइन का इक्वेशन बताओ, तो बजट लाइन का इक्वेशन सिंपल सा हो गया, x1 p1 प्लस x2 p2 इक्वल m। ये इधर वाली साइड क्या है? एक्सपेंसेज की साइड है, और ये इधर वाली साइड क्या है? मेरी इनकम की साइड है। मैंने क्या बोला था? बजट लाइन के ऊपर, बजट लाइन के ऊपर ऑन द बजट लाइन, तो आपका क्या होता है? एक्सपेंडिचर इक्वल होता है किसके? इनकम के। तो अब यहां से एक एमसीक्यू एग्जाम में जो पूछता है उसमें बच्चे क्या गलती करते हैं? एग्जाम में इक्वेशन अगर पूछ रहा है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ बजट सेट और व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन, दोनों में फर्क है। बजट सेट का इक्वेशन पूछ रहा है तो x1 p1 प्लस x2 p2 लेस देन इक्वल m, ये तो है बजट सेट का इक्वेशन। और बजट लाइन का इक्वेशन पूछता है तो इक्वल एम आता है। याद रख लेना, बजट लाइन का अगर इक्वेशन पूछा जाता है, ऑन द बजट लाइन पूछा जाता है, तो ये गलती बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, ये इक्वल और लेस इक्वल वाली बात में, ये समझ में नहीं आ पाती है। ये चीज आपके क्लियर हो गई होगी। फिर नेक्स्ट छोटी सी बात और है इसके फॉर्मूले की, जो मैंने आपको बताई थी। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? बजट लाइन की स्लोप का फॉर्मूला बहुत ही आसान सा है। देखो भैया, द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज नेगेटिव। बजट लाइन का स्लोप नेगेटिव होता है। देखो ये डायग्राम मैंने बनाया था ना अभी, ये बजट लाइन का स्लोप कैसा होता है? नेगेटिव होता है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नोट नंबर 2 में लिखा है फॉर्मूला। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में आया हुआ है, शायद 2017 के आसपास का पेपर था, उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। अब ध्यान से सुनना, फॉर्मूला ऑफ स्लोप ऑफ बजट लाइन। इस फॉर्मूले में सबसे जो खास बात है, वो खास बात आपको ध्यान रखनी है, P1 डिवाइड बाई P2। यहां पे गुड 1 की प्राइस थी, यहां गुड 2 की प्राइस थी। इक्वेशन बन रहा है P1 डिवाइड बाई P2, या इसी को मैं बोल सकता हूं Px डिवाइड बाई Py। सर ऐसा क्यों भैया? x एक्सिस पे मैंने गुड 1 को शो किया था और y एक्सिस पे मैंने गुड 2 को शो किया था। तो x पे जो शो किया था उसकी प्राइस तो x वाले पे, और y पे जो शो किया था उसकी प्राइस y वाले पे आ गया। यहां तक क्लियर हो रखा है? बट लॉजिकल, सिंपल, समझने वाली बात, इस इक्वेशन में एक माइनस का साइन आ रहा है। बजट लाइन के स्लोप के फॉर्मूले में माइनस का साइन लगाना कंपलसरी है। ध्यान से सुनना, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन देंगे आपको, मैं एक एमसीक्यू आपको बोलना चाह रहा हूं। फॉर्मूला पूछ रहा है, किस चीज का फॉर्मूला पूछना चाह रहा है? बजट लाइन के स्लोप का। ऑप्शन ए में आएगा P1 डिवाइड बाई P2, ऑप्शन बी में आएगा P2 डिवाइड बाई P1, ऑप्शन सी में आएगा माइनस P1 डिवाइड बाई P2, और ऑप्शन डी में आएगा नन ऑफ द अबव। अब आपसे पूछा जाएगा, बताओ आंसर बताओ, फॉर्मूला जो है स्लोप का वो बताओ। अब बच्चे कंफ्यूजन में आएंगे तो इस 2 में आएंगे, एक में तो है प्लस और एक में है माइनस। तो बजट लाइन का जो स्लोप का फॉर्मूला होता है वो माइनस में होता है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। ये जो माइनस साइन है वो हमेशा ये चीज शो करता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है? नेगेटिव रिलेशन है। ये कभी भी न्यूमेरिकली रिप्रेजेंटेशन में काम नहीं आता है, ये केवल और केवल स्लोप को शो करने के लिए काम आता है। इसलिए जब कभी भी आपके एमसीक्यू में अगर माइनस वाला दिख रहा है तो माइनस वाला ही करेंगे।
एक सिचुएशन और बता देता हूं एमसीक्यू में, और क्या सिचुएशन पूछ सकता है। यहां पे ये हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, अगर सर माइनस वाला ना दे ऑप्शन में, तो आपको यहां पे दे दिया पी वाई डिवाइड बाई पी एक्स, और डी में भी आपको कोई ना कोई वैल्यू दे दी, मान लो पी जेड वाई कुछ भी। तो अगर ऑप्शन में माइनस वाला नहीं दे रखा है तो फिर आपको आंसर कौन सा करना होता है, प्लस वाला करना होता है। अगर प्लस और माइनस दोनों दे रखे हैं तो माइनस वाले को प्रेफरेंस पे डालना होता है। ठीक है, ये आपका हो गया। यहां से आगे का देखते हैं, फिर इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपन। ये है इसका इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन। एक छोटी सी बात इसमें और दे रखी है, उसकी और बात कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो देखेंगे अपन। ये है इक्वेशन ऑफ द बजट सेट इनसाइड द बजट लाइन, बजट लाइन के अंदर का। बजट लाइन तो क्या है, इनकम के बराबर खर्चा। क्या अगर बजट लाइन के कोई बाहर कोई प्रोडक्ट आप उसको परचेज कर सकते हो क्या? नहीं, वो अनअटेनेबल होता है। बजट लाइन के बाहर कोई भी खर्चा नहीं किया जा सकता, एक्सपेंडिचर कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता इनकम से। तो इनसाइड का क्या होगा, x1 p1 प्लस x2 p2 लेस m। ये मैंने बता दिया इनसाइड का, ये फॉर्मूला देखो, ये लिखा इनसाइड का। ठीक है, और ये अपना यहां तक का क्लियर हो गया। इसके आगे की जो चर्चा है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।